हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2022 के लिए है। साथ ही ये हायर एजुकेशन में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जगहें निकली हैं उसके लिए भी यूज़फुल है। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या प्रवाह विचार नहीं है। देखिए, दो तरह के चर होते हैं, प्रवाह चर और स्टॉक चर। प्रवाह चर जो एक जो टाइम की ड्यूरेशन है उसमें देखा जाता है, और जो स्टॉक है वो पॉइंट ऑफ टाइम पर देखा जाता है। तो इसमें जो पूछा गया है कि इसमें से प्रवाह क्या नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं उत्पादन, उपभोग, पूंजी और लाभांश। तो पूंजी एक स्टॉक चर है, स्टॉक धारणा है, ये प्रवाह नहीं है। आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय आय का विचार है सामाजिक, निजी, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, जो राष्ट्रीय आय होती है ये किसी भी राष्ट्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आय होती है बाजार मूल्य पर देखें तो, और साधन लागत पर किसी भी राष्ट्र या अर्थव्यवस्था में जितने उत्पत्ति के साधन हैं उन सबको मिलने वाला पारितोषिक का जोड़ होती है। तो ये निजी नहीं होती है, ये एक सामाजिक विचार होता है। और यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक है कि राष्ट्रीय आय एक सामाजिक विचार है। इसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय आय का आकलन करने में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है। मजदूरी और वेतन, लाभ एवं ब्याज, किराए की आय या पेंशन। देखिए, जब राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है तो उत्पत्ति के सभी साधनों को मिलने वाला जो पुरस्कार है या जो उनकी इनकम है उसको जोड़ा जाता है। जो उत्पादक व्यय हैं उन सभी को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर मजदूरी जुड़ेगा, यहाँ पर मजदूरी भी राष्ट्रीय आय में शामिल होती है और वेतन भी शामिल होता है। लाभ और ब्याज भी, क्योंकि ब्याज पूंजी को मिलने वाली है और लाभ जो है वो जो आपका उद्यमी है उसको मिलता है। किराए की आय भी उसमें ऐड होती है। केवल पेंशन इन सब में से ऐसा ऑप्शन है जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। पेंशन एक हस्तांतरण भुगतान है या अंतरण भुगतान है। तो जो अंतरण भुगतान होते हैं वो अनुत्पादक होते हैं, क्योंकि पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति कोई जो उत्पादन की गतिविधियां उस समय हो रही होती हैं उसमें कोई योगदान नहीं देता। पेंशन तो उसका जो पहले की गई सेवाएं हैं उनका ही वो फल होता है। तो पेंशन राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती, क्योंकि ये किसी भी उत्पादन से जुड़ी हुई गतिविधि में कोई योगदान नहीं देता है ये व्यक्ति पेंशन पाने के लिए। इसी तरह कोई भी अनुत्पादक व्यय, जैसे आपका बेरोजगारी भत्ता हुआ, सब्सिडी हुई, वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। राष्ट्रीय आय में केवल वही चीज़ें शामिल होंगी जिस पैसे के बदले कोई श्रम किया गया हो, उपयोगिता में वृद्धि की गई हो या उत्पादन में वृद्धि की गई हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, पेंशन को राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाता। इसके बाद अगला है कि राष्ट्रीय आय का आकलन करने में इनमें से किसे शामिल किया जाएगा। गृहिणियों की सेवाएं, साधुओं की सेवाएं, तस्करों की आय या चौकीदार की आय। तो देखिए, अनुत्पादक कोई भी वह हो वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। गृहिणियाँ जो घर में काम करती हैं उसके बदले वो कोई भी पैसा नहीं ले रही होती हैं, कोई भी उन्हें इनकम नहीं हो रही होती है, तो ये शामिल नहीं होगा। साधुओं की जो सेवाएं हैं, साधु भी कोई समाज में कोई उपयोगिता में वृद्धि नहीं कर रहे हैं, वो घर घर जाकर मांग कर ला रहे हैं, तो उसके बदले उन्होंने कोई भी जो है योगदान नहीं दिया उत्पादन में, तो ये भी शामिल नहीं होगा। तस्करों की आय भी एक अनुत्पादक व्यय है। केवल चौकीदार की आय है जिसको आप राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे, क्योंकि उसने मेहनत की, उसने श्रम किया, उसके बदले वो उसे इनकम प्राप्त हुई। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला है कि इंडियन एयरलाइंस द्वारा हवाई जहाज़ का क्रय, यानी इंडियन एयरलाइंस कोई हवाई जहाज़ खरीदता है तो वो क्या कहलाएगा। वो कहलाएगा टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु पर व्यय, मध्यमवर्ती उपभोग वस्तु, अंतिम उपभोग व्यय या पूंजीगत वस्तु पर व्यय। तो देखिए, जो भी इंडियन एयरलाइंस द्वारा जहाज़ खरीदा जाएगा वो पूंजीगत वस्तु पर व्यय कहलाएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो डी ठीक है, क्योंकि वो जो हवाई जहाज़ वो खरीद रहा है वो पहले से बना हुआ है, तो ये पूंजीगत वस्तु पर व्यय है अगर इंडियन एयरलाइंस कोई हवाई जहाज़ खरीदे। इसके बाद अगला है कि निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है। जीएनपी या फिर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन यानी एनएनपी, या फिर नेशनल इनकम, या जो पर्सनल इनकम होती है वो।
देखिए ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें जो सबसे बड़ा आकार होता है वो होता है जीएनपी का। सकल राष्ट्रीय उत्पाद इन सब में सबसे बड़ा है। अगर जीडीपी ऑप्शन में होता तो सबसे बड़ा जीडीपी होता, क्योंकि जो जीएनपी होता है वो उसमें से अगर आप डेप्रिसिएशन को घटा दें तो ये एनएनपी मिलेगा। यानी जीएनपी में से डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास को घटाओगे तो एनएनपी मिलेगा। तो इसका मतलब है जीएनपी एनएनपी से बड़ा हो गया। और दूसरा है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम जो होता है वो एनएनपी ही होती है, तो ये भी हो गया। और तीसरा है व्यक्तिगत आय यानी पर्सनल इनकम। तो पर्सनल इनकम जो होता है, जब उसको आप निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स माइनस कॉर्पोरेट टैक्सेस प्लस ट्रांसफरेबल पेमेंट्स। तो जब यहाँ पर एनएनपी से ही स्टार्ट हो रहा है तो ये भी जीएनपी से स्वतः ही छोटा हो गया। तो इस ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है ए, जीएनपी, ग्रॉस राष्ट्रीय या सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन, सब में बड़ा है इसमें। इसके बाद अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। यानी जो जीएनपी है वो एनएनपी से बड़ा है, या एनएनपी जो है वो नेशनल इनकम से बड़ा है, या जो नेशनल इनकम है वो जो पर्सनल इनकम से बड़ी है, या पर्सनल इनकम जो है वो कम है नेशनल इनकम से। तो देखिए यहाँ पर जो सही है आपका ऑप्शन, जो इसका क्वेश्चन का आंसर है वो है बी। इसमें असत्य कथन पूछा गया है। तो देखिए जो एनएनपी होता है, जो जीएनपी होता है वो ज़्यादा होता है एनएनपी से, ये सही है, क्योंकि जीएनपी में से जब आप डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो ये मिलता है। ठीक है, जो नेशनल इनकम है वो पर्सनल इनकम से हमेशा ही बड़ा होगा, और जो पर्सनल इनकम है वो नेशनल इनकम से हमेशा ही कम होगी। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि एनएनपी इज़ नॉट मोर देन एनआई बट इज़ इक्वल टू एनआई। जो आपका नेट नेशनल प्रोडक्शन है वो इक्वल टू होता है नेशनल इनकम की। तो ये वाला कथन जो है ये असत्य है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर है। इसके बाद अगला है, निम्न में से सत्य कथन को अंकित कीजिए, यानी जो सही है। पहला है व्यक्तिगत आय की मात्रा उपभोग्य व्यक्तिगत आय से अधिक होती है। दूसरा, व्यक्तिगत आय की मात्रा उपभोग्य व्यक्तिगत आय से कम होती है, या दोनों, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए यहाँ पर जो सही कथन है वो है कि जो पर्सनल इनकम है यानी व्यक्तिगत आय है वो ज़्यादा होती है डिस्पोजेबल इनकम से, यानी डीपीआई से। पीआई जो है ये पहला वाला जो है सही है, क्योंकि जो पीआई यानी पर्सनल इनकम है वो हमेशा ज़्यादा होगी डिस्पोजेबल इनकम से, क्योंकि जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो होती है पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्सेस। जो डीपीआई है इसमें से अगर आप पर्सनल इनकम में से पर्सनल टैक्सेस को घटा दें तो डीपीआई मिलेगा। तो इसलिए जो पीआई है वो हमेशा डीपीआई से ज़्यादा होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है वो राइट है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि जीएनपी बढ़ जाता है तो ये अनिवार्य है कि कीमत स्तर में वृद्धि हुई है, उत्पादन में वृद्धि हुई है, दोनों में वृद्धि हुई है, या कम से कम किसी एक में तो अवश्य वृद्धि हुई है। तो देखिए इसका ऑप्शन डी ठीक है, क्योंकि जो जीएनपी है ये है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ता है तो एक तो सीधा सीधा है कि आपका प्रोडक्शन बढ़ गया है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपकी जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं, यानी जो सामान हैं, जो उपभोग योग्य वस्तुएं हैं वो महंगी बिक रही हैं, तो जो आपका जीएनपी मार्केट प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। तो या तो कीमत स्तर में वृद्धि हो या उत्पादन में वृद्धि हो, तो उसमें से किसी एक में भी वृद्धि होगी तो जीएनपी बढ़ जाएगा। ऑप्शन डी ठीक है। दोनों में वृद्धि होने से भी ये बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो सबसे सही आंसर होता है उसको चुनना होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर ज़्यादा सही है। कम से कम किसी एक में तो अवश्य वृद्धि हुई है जो जीएनपी बढ़ा है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। इसके बाद अगला है कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का अर्थ क्या होता है, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। उपभोक्ता वस्तुओं पर कर, निगम कर, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर का अंतर, और या फिर अप्रत्यक्ष कर एवं आर्थिक सहायता का जो अंतर है वो।
तो देखिए जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, अगर उसमें से आप सब्सिडी घटा दें तो वो आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष टैक्स जो है या शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जो है वो निकल कर आएगा। यहाँ पर जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो है कि निम्न में से कौन सा उपाय एक देश की आर्थिक कुशलता में वृद्धि का सर्वोत्तम उपाय है। यानी किसी देश की अगर आप आर्थिक कुशलता में वृद्धि चाहते हैं तो इन सब में से कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले है वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, दूसरा है कार्यशील जनसंख्या की प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, शुद्ध राष्ट्रीय निवेश में वृद्धि या शुद्ध निजी वार्षिक निवेश में वृद्धि। देखिए आर्थिक कुशलता की बात चल रही है, तो आर्थिक कुशलता तभी आएगी जब आपकी कार्यशील जनसंख्या जो है वो अधिक कुशल होगी, और जब कार्यशील जनसंख्या आपकी अधिक कुशल होगी तो तभी प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो सही है। और इसके बाद जो अगला सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 12। ये है देश में उत्पादन का अधिकांश भाग इनमें से किस में प्रयुक्त होता है। निजी उपभोग में, सार्वजनिक उपभोग में, विनियोग में या फिर निर्यात में। देश के उत्पादन का पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है निजी उपभोग इसका सही आंसर है। देखिए अगर साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था है तो सार्वजनिक उपभोग इसका आंसर होगा, लेकिन अधिकांश जो इकोनॉमीज़ हैं या अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ पर या तो कैपिटलाइजेशन है या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो जहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है वहाँ भी सार्वजनिक क्षेत्र का उसमें अधिकार अब लगभग कम ही होता जा रहा है और निजीकरण लगातार बढ़ रहा है। इसलिए जो उत्पादन का अधिकांश भाग है वो सबसे ज़्यादा निजी उपभोग में प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए आपका जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद अगला है अपेक्षित आय प्रवाह पूर्ववत रहते हुए पूंजी संयंत्र की लागत में कमी होने पर सीमांत दक्षता बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अप्रभावित होगी, उपयुक्त स्थितियां में संभव हैं। तो देखिए जो अगर अपेक्षित आय प्रवाह पहले जैसा है और पूंजी संयंत्र की लागत घट रही है तो पूंजी की दक्षता बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए है। पूंजी की दक्षता का मतलब है प्रति इकाई जो पूंजी खर्च हो रही है उत्पादन में उसके बारे में बात की जा रही है, क्योंकि जो पूंजी की सीमांत दक्षता है वो दो बातों पर निर्भर करती है। पहला होता है पूंजी परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत और दूसरा है संभावित प्राप्ति या आय। तो अगर आय का प्रवाह पूर्ववत रहे और लागतें जो हैं वो घट जाएं तो जो सीमांत दक्षता है वो बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि लागतें बढ़ जाएं या फिर आय का प्रवाह कम हो जाए तो ये घट जाएगी। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इसके बाद अगला है कि एक किसान के द्वारा खेत में घर बनाया गया तो ये क्या कहलाएगा। ये उपभोग होगा, ये निवेश होगा, ये निवेश होगा यदि उसका उद्देश्य लाभ कमाने का हो या उपभोग यदि स्वयं का रहने का हो, या फिर चौथा ऑप्शन है इसका डी व्यय माना जाएगा। तो देखिए जो निवेश है वो यहाँ पर सही आंसर है, क्योंकि निवेश का अर्थ होता है पूंजी पदार्थों में वृद्धि, और पूंजी में किसी कंट्री की जब वृद्धि होती है जब कोई नया घर बनाया जाए, कोई नई सड़क बनाई जाए, कोई नया अस्पताल बनाया जाए, नई पूंजी संयंत्र बनाए जाएं, तो इन सब में से जब कोई भी चीज़ होती है जो नया बन रहा है या नए शेयर मार्केट में आए तो ये पूंजी में वृद्धि कहलाएगी और निवेश कहलाएगा। तो अगर खेत में किसान घर बना रहा है तो चाहे वो बिज़नेस के लिए बना रहा है या उसमें रहने के लिए, वो पूंजी में वृद्धि है और इसलिए वो निवेश है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद अगला है, ये आज की वीडियो का लास्ट है, कि राष्ट्रीय आय की गणना आय विधि के द्वारा करते समय निम्न में से कौन सा भुगतान आय में जोड़ा जाता है। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कई सारी विधियां हैं, तो उसी में से एक विधि है आय विधि। आय विधि में से जब हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं तो प्रत्येक साधन प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाली इनकम का योग होती है ये। तो इसमें आपका वेतन शामिल होगा, प्रत्यक्ष कर भी शामिल होगा, लाभांश भी शामिल होगा और इसका आंसर है उपयोग सभी। क्योंकि जब आय विधि से आप नेशनल इनकम की गणना करते हैं तो उसमें शामिल आप करते हैं किराया प्लस क्षतिपूर्ति यानी कंपनसेशन प्लस ब्याज प्लस लाभ और प्लस मिश्रित आय। तो इसलिए ये जो तीनों हैं, वेतन हो गया आपका, और ये अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर हो गया, वेतन हो गया, प्रत्यक्ष कर हो गया, लाभांश हो गया, ये सभी
राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किए जाएंगे अगर आप आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत उपभोग व्यय जो वस्तुओं एवं सेवाओं पर किया जाता है वो क्या कहलाएगा? NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, PI यानी पर्सनल इनकम, GNP यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो वस्तुओं और सेवाओं पर व्यक्तिगत उपभोग व्यय किया जाता है वो इन सब में से किस श्रेणी में आएगा? A, B या C, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं आएगा। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।